नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आपको भारत की बात बताता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम आपको बताने जा रहे हैं लाल चांद का रहस्य। अब से कुछ देर बाद चांद लाल रंग का होने जा रहा है। आपको बताऊंगा कि आखिर चांद अचानक लाल कैसे दिखने लगेगा। चंद्र ग्रहण में तो चांद नहीं दिखता है, लेकिन चांद लाल कैसे हो गया, इसके पीछे क्या वजह है और आखिर इसके पीछे विज्ञान क्या कहता है और ज्योतिष क्या कहता है। लाल चांद पर इसे ब्लड मून भी कहते हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, चंद्र ग्रहण पर ज्योतिष बनाम विज्ञान। चंद्र ग्रहण पर मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं, कुछ मंदिरों के कपाट खुले हैं। क्या है इसके पीछे वजह? चंद्र ग्रहण से आपकी जिंदगी में वाकई कुछ बदलने वाला है? विज्ञान क्या कहता है और ज्योतिष क्या कहता है, यह आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, अशोक चिन्ह पर विवाद पर एक्शन शुरू हो गया। हजरत बल में अशोक चिन्ह को तोड़ा गया। इस मामले में 2 दर्जन लोगों को पुलिस ने उठा लिया है। कौन सी बड़ी कार्रवाई करने जा रही है पुलिस, देखेंगे आप। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, कहां अपार्टमेंट भी मजहबी हो गए हैं। मुंबई से खबर आई थी, अब मेरठ से खबर आ गई है। मजहबी अपार्टमेंट की इनसाइड स्टोरी क्या है, क्या यह सच है या फिर यह अफवाह है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे तो ओसामा की तरह क्या किम जोंग उन भी मार दिया जाता। आपको बताऊंगा अमेरिका ने क्यों नेवी सील्स कमांडो को भेज दिया था किम जोंग के नजदीक। क्या करने वाले थे, क्या किम को मारने गए थे, और मारने गए थे तो फिर आखिर किम जिंदा कैसे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताऊंगा कि बाढ़ से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। बाढ़ का पानी अब जैसे जैसे बैठेगा वैसे वैसे बीमारियां सतह पर आएंगी। कौन कौन सी बीमारियां जिसका खतरा है, पंजाब का सूरत हाल क्या है, यह भी आपको बताऊंगा। आइए शुरू करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं हेडलाइंस। थोड़ी देर में लगेगा साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण। अयोध्या, वाराणसी समेत कई प्रमुख मंदिरों के कपाट बंद। ब्लड मून का दिखेगा अद्भुत नजारा। बीजेपी सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला, आखिरी पंक्ति में बैठे दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सांसदों को दी जाएगी खास ट्रेनिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी सामने आई जिसमें पीएम मोदी आखिरी पंक्ति में यानी सबसे पीछे बैठे हुए थे। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी का नया दावा। अमित मालवीय ने तस्वीर शेयर कर कहा, मलेशिया में छुट्टियां मना रहे हैं राहुल गांधी। आरएसएस ने अवैध धर्मांतरण और घुसपैठ पर जताई गई चिंता। कहा, घुसपैठ से बंगाल में हिंदुओं के लिए खतरा बढ़ा है। टीएमसी का पलटवार। कहा, देश की सीमा पर घुसपैठ के लिए केंद्र जिम्मेदार। हजरत बल पर अशोक चिन्ह के अपमान पर एक्शन। 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। आधे हिंदुस्तान में बाढ़, बारिश और भूस्खलन से तबाही। राजस्थान के कई जिलों में तूफानी बारिश, पहाड़ों में भूस्खलन जारी। कई सड़कें बंद। कुल्लू में लैंडस्लाइड में एक शख्स की मौत। उत्तरकाशी के नौगांव बाजार में बादल फट गया है। कई घरों, दुकानों में भरा मलबा। वलसारी में मिक्सर मशीन समेत कई गाड़ियां बह गईं। यूपी के मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री को लेकर बड़ा विवाद। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के जांच के आदेश दिए गए। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। बहुमत खोने के बाद इशिबा को हटाने की मांग हुई थी। पार्टी टूटने से बचाने के लिए इस्तीफा दिया। अक्टूबर में ट्रंप शी जिनपिंग की मुलाकात संभव है। कोरिया जाने की तैयारी में ट्रंप एपेक की बैठक में हो सकते हैं शामिल। और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, आपको बताऊंगा लाल चांद का आखिर रहस्य क्या है। चांद अब से कुछ वक्त में लाल होने जा रहा है। इस तरह से लाल चांद दिखेगा आपको, यानी चांद में ग्रहण होगा, चांद धुंधला होगा, फिर चांद का रंग बदलेगा और चांद उसके बाद इस तरह से ब्लड मून, सुर्ख लाल रंग का चांद आपको नजर आने लगेगा। ऐसा चांद, और चांद लाल होगा। इससे पहले देखिए आज देश भर में क्या हुआ। देश भर के मंदिरों में और सुबह ही आरती हो गई। ये देख रहे हैं, दोपहर में ही आरती हो गई। वाराणसी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। वाराणसी में जो आरती शाम को होती है
वो दिन में ही कर ली गई है। ये अगली तस्वीर मैं आपको अयोध्या की दिखा रहा हूं। जो अयोध्या में आरती शाम को होती है, वो अयोध्या में आरती दिन में ही हो गई, क्योंकि आज रात को चांद लाल होने जा रहा है, ब्लड मून। ये तस्वीर अयोध्या में सरयू की आप देख रहे हैं। सरयू तट की भी आरती आज दिन में ही हो गई। ये तस्वीर मुंबई के सिद्धि विनायक की देख रहे हैं। सिद्धि विनायक में भी आखिरी आरती जल्दी कर ली गई, उसके बाद शाम को आरती नहीं होगी। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों में दिन में आरती कर ली गई और बाकायदा अयोध्या में ऐलान किया गया कि अयोध्या मंदिर को बंद कर दिया गया है। बाकायदा लोगों को, जो श्रद्धालु भक्त पहुंचे, उन्हें बताया गया। लगने के कारण मंदिर बंद किया गया है। कल सुबह का मंगला आरती सुबह 4 बजे और सिंगार आरती सुबह 6 बजे होने के बाद आम दर्शन प्रारंभ किए जाए। यात्रीगण ध्यान दें, मंदिर बंद हो चुका है। अब दर्शन पुनः कल सुबह 6 बजे से प्रारंभ होगा। दर्शनार्थीगण कृपया ध्यान दें। आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण में आखिर मंदिर क्यों बंद कर दिए गए। कपाट देखिए, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए गए, बड़े बड़े मंदिर, बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। ये केदारनाथ की तस्वीर आप देख रहे हैं। चंद्र ग्रहण से पहले कपाट बंद, बद्रीनाथ के भी द्वार बंद हो गए। ये आप अयोध्या का हनुमानगढ़ी देख रहे हैं, उसके भी कपाट बंद कर दिए गए। ये सिद्धि विनायक देख रहे हैं, सिद्धि विनायक के भी द्वार बंद कर दिए गए। ये आगरा मालवा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए कपाट बंद कर बाकायदा जंजीरें लगा दी गई। पूरी दुनिया आसमान की ओर टकटकी लगाए देख रही है। सालों बाद फिर अनोखी घटना होने वाली है। चांद लाल होने वाला है, यानी चंद्रमा हो जाएगा ब्लड मून। खूनी लाल रंग का चांद शुभ होगा या अशुभ, इसे लेकर तरह तरह की बहस और चर्चा चल रही है। और इन सब के बीच देश भर के मंदिरों के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम से लेकर अयोध्या के राम मंदिर तक में ताला लग गया है। कहा जा रहा है इस बार का चंद्र ग्रहण खास है, लेकिन चांद के लाल होने का क्या रहस्य है। और आइए इस वक्त अब मैं आपको बताऊं कि आखिर चांद की स्थिति क्या है। सबसे पहले आपको दिखाता हूं बेंगलोर का चांद। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं बेंगलोर का चांद मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसका रंग बदलने लगा है। इस वक्त चांद की तस्वीर ऐसी है, ऐसा नजर आ रहा है। अब आपको बताऊं कि अब ये जो चांद की रंगत आप देख रहे हैं, ये बदलने वाली, धीरे धीरे कैसे बदलेगी ये आप देख रहे हैं। ऐसा दिखने लगेगा चांद आपको, लाल रंग का। इससे पहले शायद आपने ये चांद नहीं देखा होगा कि इस रंग का भी चांद होगा और चांद ऐसा दिखेगा। उससे पहले देखिए मंदिरों में क्या हो रहा है। आपको लिए चलता हूं मैं भोपाल में कीर्तन शुरू हो गया है। चंद्र ग्रहण से पहले की तस्वीरें। आइए मैं आपको बताऊं कि ये जो आप देख रहे हैं, ऐसा दिखने वाला है चांद। ऐसा लाल सुर्ख हो जाएगा चांद, लेकिन इसकी रंगत बदलती जाएगी। अब से कुछ देर बाद साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। वैसे तो पूर्ण चंद्र ग्रहण जो है रात 9:58 पर शुरू होगा और रात 1:26 पर समाप्त होगा। मतलब करीब 3.5 घंटे तक चांद के ग्रहण की छाया छिपाएगी इसे, और इसे पूरे देश में कहीं से भी देखा जा सकेगा। बड़ी चीज ये, मतलब दिल्ली से मुंबई और पटना से भोपाल तक इसी तरह का चांद दिखेगा। लेकिन चंद्र ग्रहण का सबसे ज्यादा असर सिर्फ 82 मिनट तक होगा। रात 11 बजे से लेकर रात 12:22 तक, यानी 11 से 12:22 तक चांद ब्लड मून में नजर आएगा। ऐसा ज्योतिषविद इसे चंद्र ग्रहण का सबसे शक्तिशाली रूप मानते हैं, ये जो 82 मिनट हो गए, और लोगों से इस दौरान खास सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना यह कि रात 11:42
पर चंद्र ग्रहण का पीक टाइम होगा, यानी सबसे शक्तिशाली होगा 11:42 पर। लेकिन सावधानी कि ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाती है। जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, यानी ग्रहण के दौरान आज चांद 5 घंटे में 3 बार रंग बदलेगा। ग्रहण के पहले और आखिरी चरण में चांद की रोशनी धुंधली पड़ने लगेगी। रात 8:57 से ग्रहण शुरू होने तक 9:58 बजे तक चांद थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला दिखाई देगा। धुंधला दिखने के बाद जब वक्त ग्रहण लगने से पहले चांद इसी तरह धुंधला दिखेगा आपको। इसके बाद चांद हल्के नारंगी रंग में नजर आने लगेगा और ग्रहण जब पीक पर होगा सबसे ज्यादा तेज, उस वक्त चांद का रंग गहरा लाल हो जाएगा और इसे ही ब्लड मून कहते हैं। और टकटकी लगाकर लोग इसका इंतजार कर रहे हैं कि कब यह ब्लड मून होगा। आपको बताऊं, दुनिया की करीब 80% आबादी इस चंद्र ग्रहण को देख सकेगी। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कई देशों में भी यह ग्रहण देखने को मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह ब्लड मून जो है, जिसे ब्लड मून कहा जा रहा है, यह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसे क्यों लाल चांद कहा जा रहा है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, देखिए जरा, यह आप देख रहे हैं इसलिए हो रहा है। अगर आप देखिए वो सूरज आपको नजर आ रहा है, सूरज के बाद आपको पृथ्वी नजर आ रही है और पृथ्वी के बाद चांद। दरअसल जब सूरज की रोशनी सीधे चांद पर पड़ती है तो वो चमकता है, पृथ्वी पर चमकदार चांद दिखाई देता है। अभी सूरज की रोशनी सीधे चांद पर नहीं जा रही है, पृथ्वी बीच में है, इसलिए वो सुर्ख लाल नजर आ रहा है और उसकी रोशनी आप देख पा रहे हैं। अब आपको बताऊं ये कैसे हो रहा है, विज्ञान क्या कहता है, कैसे चांद लाल दिख रहा है। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे चांद का रंग ऐसे दिख रहा है। ये सूरज आप देख रहे हैं, सूरज की रोशनी जब सीधे पड़ती है, यानी चांद अगर यहां कहीं होता और सीधे रोशनी पड़ती तो चमक रहा होता। अभी पृथ्वी बीच में है, पृथ्वी के उस पार आपको चांद नजर आ रहा है लाल, क्योंकि ये रोशनी पृथ्वी से टकरा रही है, चांद तक नहीं जा रही। अब चांद लाल क्यों है, सवाल यह है। चांद का रंग धरती से आमतौर पर सफेद या भूरा दिखता है आपको, लेकिन पूर्ण चंद्र ग्रहण पर चांद कई बार सुर्ख लाल नजर आता है। चांद के इस रूप को ही कहते हैं ब्लड मून। चंद्र ग्रहण के वक्त सूरज की सीधी सीधी रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है, तब धरती का वायुमंडल एक तरीके से फिल्टर का काम करता है। ये बीच में फिल्टर है, नीली और बैगनी किरणें क्या है, वायुमंडल में बिखर जाती हैं आगे, जबकि लाल रंग की रोशनी सीधे चंद्रमा तक पहुंचती है। वातावरण में मौजूद आगे जो चांद पर से पहले पृथ्वी के आगे वातावरण में मौजूद है धूल, गैस, दूसरे कण के चलते ऐसा होता है। वातावरण में जितने ज्यादा बादल और धूल होंगे, चांद उतना ही लाल नजर आएगा आपको। पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ने से धूल और गैसों की मात्रा बढ़ती है, इसलिए ब्लड मून यानी चंद्र ग्रहण पर लाल चांद नजर आता है। लाल रंग को चांद आकार में भी बड़ा और चमकदार दिखता है, इसलिए ब्लड मून की दुनिया भर में खूब चर्चा होती है। वैज्ञानिक इस नजारे को खूबसूरत और अनोखा मानते हैं, तो ज्योतिष और लोक कथाओं में इसे भयानक माना जाता है। अमेरिका की माया सभ्यता में इसे खूनी चांद तक कहा जाता है। मान्यता है कि ग्रहण में चीता चांद पर हमला कर उसका खून पीता है, इसलिए चांद का रंग लाल हो जाता है और इसे ब्लड मून कहते हैं। यूरोप में ब्लड मून को लेकर भेड़िए वाली कहानी बहुत प्रचलित है। मान्यता है कि 2 भेड़िए जैसे राक्षस ग्रहण में चांद को निगलने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से चंद्रमा का एक रंग एकदम खूनी लाल हो जाता है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं। आइए ब्लड मून पर वैज्ञानिक क्या कहते हैं और ज्योतिष क्या कहती है। ये सूतक काल बड़ा ही भयानक होता है, इसमें सावधानी सभी को बरतना चाहिए। सूतक काल कह लीजिए या शोक काल कह लीजिए, दोनों कह सकते हैं। इस समय भगवान चंद्रमा के ऊपर संकट की घड़ी आती है, लेकिन ये अमृत मंथन के कारण राहु जो है चंद्रमा को ग्रसने के लिए आज के दिन आ रहा है और ये काल बहुत ही कष्टकारी है। जब चांद पृथ्वी का छाया के अंदर जाता है, पृथ्वी का जो आभा मंडल है, एटमॉस्फेयर है, उससे सूर्य का किरण जब प्रवेश करता है, लाल तरंग दैर्घ्य का जो आलो है वो कम प्रतिसारित मतलब रिफ्रैक्टेड होके चांद के ऊपर गिरती है, लेकिन जो नील आभा है वो चारों तरफ सरक जाता है। जिसीलिए हम सुबह के टाइम जब आकाश को देखते हैं वो नील होता है, आकाश का रंग काला है। सिमिलरली वो लाल जो लाइट है वो चांद के ऊपर पड़ने से आपको चांद लाल रंग के दिखेगा, इसीलिए उसको ब्लड मून भी कहता है।
तो खगोल शास्त्री क्या कह रहे हैं आपने सुना, और ज्योतिषाचार्य क्या कह रहे हैं। लेकिन अभी से चंद्र ग्रहण को देखने के लिए लोगों में क्रेज कितना है वो तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको। देख रहे हैं, लोगों ने अपने उपकरण निकाल लिए, टेलीस्कोप निकाल लिए, जिसके पास जो है वो निकाल कर कोशिश कर रहा है कि क्या वो ये खगोलीय घटना जो है इसे अपनी नजरों में कैद कर सकता है। अब आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर इस मामले को लेकर विज्ञान कुछ और कहता है और ज्योतिष कुछ और कहता है। सबसे पहले आपको बताऊं ज्योतिष क्या कहता है। ग्रहण को सीधे देखने से बचें, पर घर पर रहें, ज्योतिष ये कहता है। नहीं तो दूषित किरणों से आंखों पर असर पड़ सकता है। ग्रहण के समय खाना बनाना या खाना खाना ठीक नहीं है। ग्रहण के नकारात्मक असर से खाना दूषित हो जाता है। ग्रहण सेहत पर बुरा असर डाल सकता है, ज्योतिष यह भी कहता है। इसलिए सावधानी रखें और मंत्रों का जाप करते रहें। साथ ही आपको बताऊं, ग्रहण के समय गर्भवती महिला अगर बाहर निकलती हैं तो होने वाले बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है, ज्योतिष यह कहता है। ग्रहण धरती पर भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं लाता है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं और इसलिए कोई नए या शुभ काम की शुरुआत ना करें। लेकिन अब सवाल यह है, ज्योतिष एक चीज कहता है लेकिन विज्ञान इसके उलट है। विज्ञान इस लाल चांद पर क्या कहता है। चंद्र ग्रहण पूरी तरह सुरक्षित और अनोखी खगोलीय घटना है, यह विज्ञान कहता है। इसे आप बिना चश्मे के आसानी से बेफिक्र होकर देख सकते हैं। ग्रहण का खाने पर कोई असर नहीं पड़ता है, विज्ञान यह कहता है। पहले फ्रिज नहीं थी तो खाना बचाने के लिए यह मान्यता बनी है। ग्रहण का सेहत पर सीधे असर का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कोई भी। कुछ लोग बीमार महसूस करते हैं तो डर या फिर मान्यता वजह हो सकती है, विज्ञान यह कहता है। ग्रहण का गर्भवती महिला पर भी सीधा कोई प्रभाव नहीं होता है, साइंस का कहना है। बच्चे की शारीरिक बनावट गर्भ में डीएनए और विकास प्रक्रिया से तय होती है। ग्रहण खगोलीय घटना है और आपदा से सीधे कोई रिश्ता इसका दूर दूर तक नहीं है। धरती में जैसे बाकी दिन होते हैं वैसे ही ग्रहण वाला दिन भी होता है। जब भी अच्छा विचार या मौका मिले तो इसकी नई शुरुआत हो सकती है। आइए अब आपको बताऊं, अब इस पर दो मान्यताएं हैं। ज्योतिष और ज्योतिषी क्या कह रहे हैं इस पर, और विज्ञान क्या कह रहे हैं, ये जो मान्यताएं उस पर सुनिए दोनों। सामान्य आदमी का खाना पीना इसमें वर्जित रहता है। बच्चे, बूढ़े और रोगी ये सब लोग अशक्त होते हैं। स्वस्थ और वयस्क लोगों को हमारी तरह जो है उनको आहार व्यवहार नहीं करना चाहिए। कर्क राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, 3 राशि ऐसी हैं कि जिनको नहीं देखना चाहिए। जो भी देखना चाहे वो अपनी नंगी आंखों से ना देखें, या तो एक बर्तन में पानी भर लें। तो आप कोई भी विकिरण रोधी चश्मा जो है उसका प्रयोग करके उसको देख सकते हैं। नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। चंद्रमा ये एक प्राकृतिक घटना है, ये चंद्र ग्रहण है। और भी पिंडों के साथ में ग्रहण जब रोशनी रुकती है तो देख सकते हैं। लेकिन क्योंकि पृथ्वी सूर्य की, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो सूर्य की ही रोशनी को परावर्तित करता है। तो इस तरह से कोई क्षति हो, कोई नुकसान नहीं है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसको आराम से अपनी छत से सभी लोग देख सकते हैं। और आइए अब आपको बताऊं कि आखिर चंद्र ग्रहण होता क्यों है। वैज्ञानिक वजह क्या है। वैज्ञानिक वजह यह है कि कई बार ऐसा होता है कि धरती सूरज और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और इससे सूरज का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक यानी चांद तक नहीं पहुंच पाता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण हो जाता है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। दूसरा, पौराणिक वजह क्या है। यह तस्वीर देख रहे हैं, इसका ताल्लुक है पौराणिक वजह से। मान्यता है कि समुद्र मंथन में जब अमृत निकला था तो विष्णु जी मोहिनी रूप रख देवताओं को अमृत पिला रहे थे उस वक्त। तब एक राक्षस स्वरभानु देवता का रूप रखकर कतार में बैठ गया आकर, और राक्षस स्वरभानु ने धोखा देकर अमृत पी लिया था। यह बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी तो तुरंत विष्णु जी को बताया गया। विष्णु जी ने अपने चक्र से स्वरभानु के सिर को धड़ से अलग कर दिया था उस वक्त, लेकिन स्वरभानु ने अमृत पी लिया था इसलिए उसकी मौत नहीं हुई। लेकिन स्वरभानु ने अमृत पी लिया था इसलिए वो जिंदा रह गया। राक्षस स्वरभानु के सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु कहा जाता है। मान्यता है कि सूर्य चंद्रमा ने स्वरभानु यानी राहु केतु का भेद खोला, इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। यह भी मान्यता है कि उसे खाते हैं।
आइए अब मैं आपको बताऊं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, कपाट बंद कर दिए गए। अब सवाल यह कि मंदिरों के कपाट क्यों बंद कर दिए गए चंद्र ग्रहण में? चंद्र ग्रहण में मंदिरों के दरवाजे बंद करने का क्या मतलब है? ये तो भगवान का घर है, भगवान को आखिर किस बात का डर है? आइए अब मैं आपको बताऊं, इसके पीछे वजह है सूतकाल, सूतक काल क्या है? यह है कपाट बंद करने की वजह। ग्रहण से जुड़ी एक धार्मिक और ज्योतिषीय अवधारणा है दरअसल, और सूर्य और चंद्र ग्रहण प्रारंभ से पहले के समय सूतक कहते हैं, यानी इसको शुरू होने से पहले सूतक कहते हैं। सूतक को धार्मिक रूप से अशुभ समय माना जाता है। सूर्य और चंद्र ग्रहण का सूतक काल अलग अलग होता है, एक बात। दूसरा यह कि चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है, यानी 9 घंटे पहले कपाट बंद। सूर्य का प्रभाव ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, तब भी कपाट बंद। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुद्ध माना जाता है और इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ पर रोक लगा दी जाती है। सूतक काल और ग्रहण को राहु केतु के नेगेटिव एनर्जी से भी जोड़ा जाता है। मान्यता के मुताबिक ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है। राहु केतु जैसे ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव पड़ता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाता है। मान्यता है कि मंदिर बंद करने से देवताओं को नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा मिलती है, इसलिए अयोध्या के कपाट बंद और इधर केदारनाथ के। देश के ज्यादातर मंदिरों के कपाट सूतक काल से पहले बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 5 मंदिर ऐसे हैं जिन्हें पूजा पाठ ग्रहण के दौरान भी जारी रखा जाता है। अब आपको बताऊं कि वो मंदिर आखिर कौन से हैं। मैंने आपको बता दिए बहुत से मंदिरों के कपाट बंद हैं, लेकिन वो मंदिर भी हैं जिनके कपाट अभी भी खुले हुए हैं। वो मंदिर देखिए, उज्जैन महाकाल, जहां शाम को भी आरती हुई, कपाट खुले थे, लोग भारी संख्या में पहुंचे पूजा पाठ के लिए। काशी विश्वनाथ की तस्वीर देख रहे हैं, काशी विश्वनाथ के भी कपाट खुले थे, और ये गोविंद देव मंदिर जयपुर का आप देख रहे हैं, इसके भी कपाट खुले थे। अब सवाल ये, कुछ मंदिरों के कपाट बंद तो कुछ मंदिरों के कपाट क्यों खुले? इसके पीछे वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तस्वीर देख रहे हैं महाकाल उज्जैन। मान्यता है कि महाकाल ज्योतिर्लिंग पर ग्रहण का असर नहीं होता है, इसलिए ग्रहण के वक्त कपाट बंद नहीं होते और पूजा होती रहती है। अगली तस्वीर काशी विश्वनाथ की देख रहे हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में ग्रहण का सूतक काल नहीं मनता है। ग्रहण से 2.5 घंटे पहले जरूर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगला है लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर। मान्यता है कि एक बार ग्रहण में पुजारी ने मंदिर में भोग नहीं लगाया। मंदिर के पास के हलवाई को सपने में भगवान ने भूख लगने की बात कही, तब से इस मंदिर के कपाट सूतक काल के दौरान बंद नहीं किए जाते हैं। अगला मंदिर है गया में विष्णुपद मंदिर। गया के इस मंदिर में पिंडदान किया जाता है और जिसे ग्रहण के दौरान भी शुभ माना जाता है। कोट्टायम केरल में मंदिर है। मान्यता है कि कृष्ण जी की मूर्ति भूख से दुबली होने लगती है और इसलिए इस मंदिर को ग्रहण के दौरान भी बंद नहीं किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पुजारी बता रहे हैं इसकी हकीकत क्या है। सूतक जो है ये कालिमा है, ये भगवान के पास तक जाने का एक रास्ता वो बनाता है। इसलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप करते हैं, जो कि भगवान को किसी भी प्रकार का ये राहु और केतु द्वारा क्षति न पहुंचे। ये सूतक काल है। ये कपाट जो है सुबह 4 बजे जा करके खुलेगा। भगवान का सबसे पहले स्नान होएगा, स्नान करने के बाद श्रृंगार होएगा, आरती होगी, फिर जा करके भक्तों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, हमारे गोविंद के गहते ग्रहण में भी दर्शन होते हैं। जैसे आज है, आज चंद्र ग्रहण है, इसका सूतक लग गया तो 9:45 के पहले ही गोविंद के 9:30 के लगभग जो है दर्शन खुल जाएंगे। संकीर्तन मंडली और वैष्णव जन यहाँ संकीर्तन का आनंद लेंगे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जम्मू कश्मीर। अशोक चिन्ह विवाद में एक्शन शुरू हो गया है। कल मैंने आपको बताया था कश्मीर में हजरत बल में अशोक चिन्ह का शिलापट लगा था, उसमें तोड़फोड़ की गई। तस्वीर आपको दिखाऊं, उस तोड़फोड़ मामले में अब एक्शन शुरू हो गया है।
ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये जो लोग पत्थर लेकर अशोक चिन्ह को तोड़ रहे थे, देश के मान सम्मान के साथ ये उस पर हमला था। लोगों में गुस्सा और आक्रोश प्रदर्शन भी हुए। अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन लोगों ने दरअसल देश का अपमान किया है, उन पर सख्त धाराओं में एक्शन शुरू हो गया है। 2 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया गया। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी, आप गलतफहमी में ना रहें, इसका बदला देश की जनता, बिहार की जनता। हजरत बल दरगाह में बवाल पर एक्शन शुरू हो गया है। एक एक पत्थरमार का हिसाब हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। हिरासत में आरोपियों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोपियों पर कई मामलों में एफआईआर दर्ज है और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मिलिटेंट यहाँ पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं। ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। इनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करना चाहिए। टेररिस्ट हैं। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए सेक्शन 295A के अंडर, बिकॉज दिस इज ब्लास्फेमी फॉर अस। अब देखिए इस मामले में क्या कार्रवाई हो रही है। कई लोगों पर एक्शन हुआ है। दरअसल हजरत बल दरगाह विवाद में 25 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया। अशोक स्तंभ के चिन्ह तोड़ने पर पुलिस ने एक्शन लिया है। वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोगों की पहचान की गई। हालांकि किसी की औपचारिक गिरफ्तारी की खबर नहीं है अभी। आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। बीएनएस की धारा 300 धार्मिक सभा अशांति पैदा करना, उसमें इसके तहत 1 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 352 जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा, इसमें 2 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। बीएनएस की धारा 191 2 दंगे से संबंधित है, इसमें 2 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। और बीएनएस की धारा 324 4 जानबूझकर किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान पर 3 साल की कैद हो सकती है। बीएनएस की धारा 124 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कैद के साथ जुर्माना या दोनों हो सकता है। हजरत बल दरगाह में हाल ही में दरअसल मरम्मत का काम हुआ। 3 सितंबर को शिलालेख पर अशोक चिन्ह लगाया गया और बीजेपी नेता दरख्शां अंद्राबी ने उद्घाटन किया, जो वक्फ बोर्ड की चेयरमैन भी है। अंद्राबी चेयरमैन है। अंद्राबी ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दोषियों के खिलाफ पीएसए के तहत कार्रवाई की मांग की गई। इसके तहत 2 साल तक गिरफ्तारी या नजरबंदी होती है। बिना किसी मुकदमे के ही गिरफ्तारी की जा सकती है, कार्रवाई हो सकती है। महबूबा उमर के बाद इल्तिजा मुफ्ती ने इस पर सवाल उठाए। मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर उकसाने का आरोप लगाया गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। इंडी गठबंधन के हजरते इमाम हैं राहुल गांधी। मैं हजरते इमाम राहुल गांधी से कह रहा हूं, अशोक सम्राट के चिन्ह से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका बदला देश की जनता, बिहार की जनता लेगी। भारत के स्वाभिमान का, सम्मान का प्रतीक अशोक का स्तंभ, उसको तोड़ रहे हैं आप हिंदुस्तान के अंदर। तो ये मेरे ख्याल से अक्षम अपराध है। कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि क्या आवश्यकता थी वहां अशोक चिन्ह का होना। उसे जिस प्रकार से तोड़ा गया है, ये न केवल देश का अपमान है, यह अशोक सम्राट और स्वाभाविक रूप से अशोक सम्राट और बिहार, उनका जो मिलान है, प्रत्येक बिहारी का ही अपमान है। महती प्रतीक, उस पर उसी संवेदना से बात कीजिए। नोबडी इज डिफेंडिंग। कोई भी तर्क कि रिलीजियस प्लेस में हो ना हो, ये सब बेमानी है। और अशोक स्तंभ से तो पूरे देश को प्यार है। कल हो के कोई कह दे कि वो नोट पे भी लगा हुआ है, तो कोई कहे कि हम नोट नहीं छुएंगे, रुपया नहीं छुएंगे क्योंकि अशोक स्तंभ लगा हुआ है। ये किस तरह का तर्क है? और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है जिस पर पिछले कई दिनों से हंगामा हो रहा था। एक और बवाल शुरू हो गया। अब अपार्टमेंट भी मजहबी हो गया है क्या, सवाल उठ रहे हैं। यानी एक वो जगह जहां सिर्फ हिंदू रहेंगे, एक वो जगह जहां सिर्फ मुसलमान रहेंगे, हिंदुओं की एंट्री बंद है। मुंबई से खबर आई थी हलाल अपार्टमेंट की।
इस अपार्टमेंट पर बहुत बवाल हुआ, हंगामा हुआ। अब तस्वीर मेरठ से आई है, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। मेरठ में अब्दुल्ला रेजिडेंसी है, ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। दावा किया जा रहा है ये भी उसी तरह की हलाल रेजिडेंसी, और यहां दावा है कि हिंदू मकान नहीं ले सकते हैं। इस पर बवाल हो गया है, जांच बैठ गई है और बाकायदा एक्शन की तैयारी है। मेरठ के हापुड़ रोड पर 22,000 वर्ग मीटर में बनाई जा रही है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। इसमें 78 विला बनाए जा रहे हैं। करीब 3,000 वर्ग मीटर को कमर्शियल गतिविधियों के लिए रखा गया है। बताया जा रहा है कि कॉलोनी में ज्यादातर प्लॉट बिक चुके हैं, लेकिन अब मेरठ प्रशासन इस बात की जांच करेगा क्या इसमें सिर्फ मुसलमानों ने प्लॉट या घर खरीदा है। क्या हिंदुओं को इस कॉलोनी में घर या प्लॉट नहीं दिया गया। इस बात की भी जांच होगी क्या इस कॉलोनी में मस्जिद प्रस्तावित या निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री की चिट्ठी के बाद मेरठ प्रशासन इस सवाल का भी जवाब ढूंढ रहा है कि यहां चल रहा निर्माण नियम अनुसार हो रहा है या नहीं, और यह भी क्या किसी गैंगस्टर या उसके परिवार से इस कॉलोनी की जमीन का कोई संबंध तो नहीं। अब देखिए जरा, यह है अब्दुल्ला रेजिडेंसी। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में क्या हिंदुओं की नो एंट्री है। मेरठ के अपार्टमेंट में धार्मिक विवाद को लेकर हंगामा हुआ। अब्दुल्ला रेजिडेंसी में हिंदुओं की नो एंट्री का आरोप लग रहा है। हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की अनुमति नहीं देने का इल्जाम है। हिंदू संगठनों ने मेरठ प्रशासन को इसकी शिकायत दी है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर बिना नक्शा पास निर्माण का भी आरोप लग रहा है। यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर ने मेरठ के कमिश्नर को बाकायदा चिट्ठी लिखी। सोमेंद्र तोमर ने कॉलोनी में मस्जिद का निर्माण का भी आरोप लगाया है। मंत्री बोले कॉलोनी का नाम एक गैंगस्टर के बेटे के नाम पर है। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के खिलाफ मेरठ प्रशासन ने जांच बिठा दी है। मेरठ डीएम ने 3 सदस्यों वाली जांच कमेटी बनाई है और अब्दुल्ला रेजिडेंसी की ओर से आरोपों को बेबुनियाद बताया जा रहा है। मेरठ में हापुड़ रोड पर स्थित है ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी कॉलोनी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इसमें काम करने वाले इंजीनियर, क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री और शिकायतकर्ता। जो जमीन है इसमें सरकारी जमीन को दबा लिया गया है। ये की रोड ये कमेले के नाले से स्टार्ट होके और ये काजीपुर तक जाती थी रोड पे लिए। जब मैं सन 84 से 87, 88 तक डीवी स्कूल में पढ़ता था तो हम इसी रोड का इस्तेमाल करते हुए जाया करता था पढ़ने के लिए। अब मुझे पता लगा कुछ समय बाद कि कॉलोनी डेवलप हो गई, रोड बंद कर दी गई, रोड है नहीं और सरकारी संपत्ति को उस पर कॉलोनी डेवलप कर दी गई। अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से कुछ लोगों ने गंदी मानसिकता के कारण उन्होंने एक मैसेज ये किया है और जो जानकारी मिली है कि वहाँ पर सभी मकान सिर्फ मुस्लिम्स को दिए जा रहे हैं। ये भी एक जिहाद का रूप ले रही है और इस तरह का जिहाद ही है कि आप इस तरह से लोगों में बंटवारा करेंगे और टारगेट करके आप इस तरह की यदि कोई कार्रवाई करते हैं तो वास्तव में ये चिंताजनक है। उन सभी बिंदुओं पर जांच करा रहे हैं, मैंने डीएम से कहा है और जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, जहां भी अनियमितताएं मिलेंगी सख्त सख्त कार्रवाई की। नई हिंदू की एंट्री है। मैं खुद शर्मा हूँ और एक नितिन यादव है हमारे स्टाफ और गुप्ता भी हैं काफी सारे और दूसरी बिरादरी के भी हैं, काफी लोग हैं यहाँ पे। सबकी एंट्री है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम भी आ सकते हैं, हिंदू भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की भी। तो इंजीनियर का कहना है अब्दुल्ला सोसाइटी के यहाँ सभी की एंट्री है, लेकिन इसी तरह का मामला मुंबई में आया तब भी बवाल शुरू हुआ। देखिए मुंबई में क्या था। मुंबई में ये हलाल सोसाइटी के नाम से सोसाइटी बनाई गई, बाकायदा विज्ञापन जारी किया गया, हलाल लाइफस्टाइल का दावा किया गया और इसके बाद सारा हंगामा और बवाल शुरू हुआ। आपको बताऊं इस सोसाइटी में आखिर क्यों हंगामा शुरू हुआ था। दरअसल मुंबई के करीब हलाल टाउनशिप को लेकर विवाद हुआ, ये उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आरोप है कि सोसाइटी पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई गई। सोसाइटी में गैर मुसलमानों को प्रॉपर्टी खरीदने से रोकने का आरोप है। विज्ञापन में हलाल लाइफस्टाइल दिखाई गई है, बताया गया कि टाउनशिप में सब कुछ हलाल होगा। विज्ञापन में कॉलोनी में मस्जिद बनाने का भी जिक्र है। सोशल मीडिया पर आलोचना हुई, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसमें हिंदू संगठनों ने भी हलाल सोसाइटी का विरोध शुरू किया। डेवलपर्स ने कहा सोसाइटी में सभी लोगों के लिए जगह है। अब आपको बताऊं कि हलाल सोसाइटी और हलाल रेजिडेंसी को लेकर हंगामा हो रहा है। दरअसल ये हलाल है क्या, बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं। आपको बताऊं हलाल का ताल्लुक क्या है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ इस्लाम के मुताबिक होता है वैध, यानी जो लीगल हो, वैध हो। हलाल घर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्हें खास तौर पर मुसलमानों के लिए विकसित किया जाता है।
मुस्लिम समुदाय की धार्मिक जरूरतों और हलाल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखकर इसे डिजाइन किया जाता है। मकसद इसका है ऐसा वातावरण देना जहां इस्लामी खानपान और दूसरी धार्मिक परंपराओं का पालन किया जा सके। इन कॉलोनियों में आमतौर पर मस्जिद और इस्लामिक स्कूल होते हैं। इन कॉलोनियों में हलाल प्रमाणित खानपान की व्यवस्था होती है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सुविधा केंद्र होते हैं। यहां केवल वही लोग घर खरीद सकते हैं जो इस्लाम धर्म के मुताबिक जीवन जीते हो, ऐसा दावा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स को हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप भी कहा जाता है। कुछ मुस्लिम बहुल देशों और पश्चिम में बसे मुस्लिम समुदायों ने इस कॉन्सेप्ट पर काम किया है। मलेशिया और इंडोनेशिया में हलाल लाइफस्टाइल हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुए। हलाल शब्द का संबंध लोन से भी होता है। इस्लाम में ब्याज मुक्त लोन को हलाल माना जाता है। इस्लामिक कानून के मुताबिक ब्याज हराम होता है, लेकिन इस्लामिक बैंक ब्याज नहीं लेते हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए मुंबई के लोग क्या कह रहे हैं। अफवाह फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट है जो नॉन मुस्लिम है, हम लोग ने यहाँ पर प्रॉपर्टी दी है उनको। हलाल का मतलब तुम निकालो, पूछो किसको भी कानून उसमें निकाल दो। हलाल का मतलब होता है सही तरीके, और सही तरीके से हमारे इसमें जो ब्याज लेना देना हराम है, वो वजह से इंस्टॉलमेंट का काम है। हलाल सोसाइटी, हलाल लाइफस्टाइल, ऐसा उसका एक प्रोपेगेंडा बना गया है। एड में अगर आपने बारीकी से देखा होगा तो आपको उसमें दिखेगा कि मस्जिद दिखाई गई है। ऐसा एड बनाया गया है जिससे सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोगों के लिए वो जगह है। जिस तरह पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को अलग टाउनशिप बनाने की अनाउंसमेंट कुछ बिल्डर ने या कुछ लोगों ने की है। ना हिंदुओं के लिए ऐसी टाउनशिप अनाउंस हो सकती है, ना मुसलमानों के लिए अनाउंस हो सकती है। इसी तरह की टाउनशिप की अनाउंसमेंट करना गैर कानूनी है और ऐसी अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सोसाइटी किसी की तरह रजिस्ट्रेशन करना है तो उसको एनओसी महानगर पालिका की लगती है। नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत सबकी एनओसी होने के बाद ही वो बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। तो इसके बारे में स्थानिक स्वराज्य संस्था जो वहाँ है उन्होंने सोचना चाहिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, उपराष्ट्रपति चुनाव की रेस शुरू हो गई है। तस्वीर में आपको दिखाऊं कि बाकायदा ये वो तस्वीर है जब एनडीए के कैंडिडेट उपराष्ट्रपति के लिए नॉमिनेशन किया राधाकृष्ण जी ने। आज उपराष्ट्रपति के चुनाव 9 तारीख को होने हैं, उससे पहले वर्कशॉप रखी गई। अगली तस्वीर में आपको वर्कशॉप की दिखाऊं। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। पीएम मोदी का मंच पर तस्वीर लगी हुई है। यह बीजेपी की वर्कशॉप है कि आखिर सांसदों को वोट कैसे देना है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। अब इस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। एक सांसद को देखिए जिन्होंने सेल्फी ली, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री की तस्वीर जब सामने आई कि पीएम मोदी खुद सबसे पीछे बैठे हैं तो चारों तरफ इस पर बात होने लगी। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं सबसे पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। ये आगे की सीट्स आपको नजर आ रही हैं, आगे दूसरे सांसद बैठे हैं और पीएम पीछे आकर बैठे हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी की यह वर्कशॉप है और दिल्ली की संसद परिसर में 2 दिनों तक यह वर्कशॉप चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी का बहुत खास अंदाज भी नजर आया। पीएम मोदी हॉल में सबसे पीछे की लाइन में बैठे थे। बीजेपी नेताओं ने इसकी तस्वीर भी साझा की है। जीएसटी स्लैब में बदलाव पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। यह वर्कशॉप 2 दिनों में 4 सेशन में होनी है और इसमें पार्टी के इतिहास और विकास को लेकर चर्चा हो रही है। सांसदों की कार्यकुशलता बढ़ाने पर भी इसमें बात हुई। सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी। 100% वोटिंग के लिए सांसदों को ट्रेनिंग दी जानी है। इसमें एनडीए का फोकस है क्रॉस और अवैध वोटिंग रोकने पर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी एनडीए सांसदों के लिए डिनर होस्ट करने वाले हैं। कई राज्यों में बाढ़ के चलते इसे फिलहाल रद्द किया गया है। सोमवार को 3 घंटे का एक और सत्र चलने वाला है। 9 तारीख को चुनाव है उपराष्ट्रपति पद के लिए। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। दोनों के अपने अपने उम्मीदवार हैं। राधाकृष्ण और सुदर्शन रेड्डी 2 उम्मीदवार हैं। जब कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट नॉमिनेशन करने गए थे, तस्वीर में आपको अगली दिखाऊं। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, तब मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, ये सारे बड़े नेता मौजूद थे जब सुदर्शन रेड्डी ने नॉमिनेशन फाइल किया है। आइए अब आपको बताऊं,
इन दोनों कैंडिडेट्स के बारे में, उसके बाद आपको बताऊंगा किसकी कितनी ताकत है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह सीपी राधाकृष्णन, एनडीए ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तमिलनाडु में राधाकृष्णन का जन्म हुआ। आरएसएस जनसंघ से जुड़े हैं। 1996 में तमिलनाडु बीजेपी सचिव बने। 1998-99 में लोकसभा का चुनाव जीते। कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए और तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। झारखंड सहित कई राज्यों के राज्यपाल भी रहे। बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार हैं। राधाकृष्ण की तरह रेड्डी जी भी दक्षिण से आते हैं। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में इनका जन्म हुआ। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लॉ किया। आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकालत की। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में कई सालों तक प्रैक्टिस की है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कानूनी सलाहकार भी रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने और 2007 में सुप्रीम कोर्ट में जज भी सुदर्शन रेड्डी रहे। 2011 में रेड्डी रिटायर हुए और इसके बाद गोवा के पहले लोकायुक्त बने। बाद में निजी वजहों से इस्तीफा दे दिया था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला, बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें। काहे के आंकड़े जब दल पर चुनाव नहीं है, जब सिंबल पे चुनाव नहीं, तो किस बात के आंकड़े? अंतरात्मा सबसे बड़ा आंकड़ा। अब देखिए जरा ताकत किसके पास कितनी है। क्या इंडिया गठबंधन अपने कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बना पाएंगे? इतनी ताकत है, देखिए जरा। तो आपको बताऊं मैं, इस वक्त लोकसभा में जो एनडीए है उनके पास 293 सांसद है, यानी टीडीपी के 16, बीजेपी के 240, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7, एलजेपी के 7, आरएलडी के 2 और एनसीपी 1 अजित पवार वाली। दूसरी तरफ राज्यसभा में एनडीए देखिए जरा, टीडीपी के 2, बीजेपी 102, जेडीयू 4, एआईएडीएमके 4, आरएलडी 1 और एनसीपी 3, यानी कुल राज्यसभा में 132 है। एनडीए की संख्या देखिए, लोकसभा 293, 293 और राज्यसभा 132, मिलाकर हो गए 425। वाईएसआर सहित कई पार्टियों का समर्थन भी मिला है। ऐसे में यह आंकड़ा 450 के करीब पहुंच सकता है। एनडीए उम्मीदवार को बहुमत से ज्यादा समर्थन मिलेगा। दूसरी तरफ देखिए, इंडिया के पास लोकसभा में 234 हैं, 28 टीएमसी के, कांग्रेस के 99, समाजवादी पार्टी के 37, डीएमके 22, शिवसेना 9 और आरजेडी 4। राज्यसभा की स्थिति देखिए, वहां 77 है, 13 टीएमसी, कांग्रेस 27, समाजवादी पार्टी 4, डीएमके 10 और शिवसेना 2, आरजेडी 5। ये मिलाकर 77 होते हैं। ये कहीं पीछे है मुकाबले में एनडीए के। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात मौसम की, बाढ़ बारिश की, जिसने आधे हिंदुस्तान को पानी पानी कर रखा है। पहाड़ से मैदान, आसमानी त्राहिमाम। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह हथनी कुंड बैराज है। यमुना में लगातार हथनी कुंड बैराज से पानी आ रहा है और दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। यह हथनी कुंड बैराज का हाल देख रहे हैं। खबर यह आई कि उत्तरकाशी में बादल फट गया है। यह बादल फटने के बाद आप देख रहे हैं मलबा अपने साथ बहा कर लाया है। फट चुका है। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये हरियाणा से आई है। बहादुरगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। मारुति का स्टॉक यार्ड है, लाकर गाड़ी खड़ी करते हैं, पूरी तरह से जलमग्न है। गाड़ियां आधी डूबी हुई हैं, पानी पानी हो गई। आइए अब आपको लिए चलता हूं पंजाब की स्थिति लगातार खराब हो रही है। पंजाब में कई लोग आगे आ रहे हैं हालात संभालने के लिए भी। ये पंजाब की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा।
पंजाब के ज्यादातर जिलों में हालात इस तरह के हैं, इसलिए एक्टर सोनू सूद खुद पंजाब पहुंचे हैं। जो लोग अस्पतालों में भर्ती हैं उनसे भी मिल रहे हैं, हाल ले रहे हैं उनका, साथ ही मदद भी कर रहे हैं अपने स्तर पर। और ये बात आपको बताऊं, पंजाब में हालात हैं क्या। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तरह का पानी का हाल है पंजाब में। बाढ़ आने के बाद पीछे कई वजह हैं। सवाल ये, पंजाब में इतनी बाढ़ क्यों आ रही? इनमें से एक, यहां बहने वाली नदियां वजह है। ये नदियां एक तरफ तो पंजाब की जमीन उपजाऊ बनाती हैं उसे, दूसरी तरफ मॉनसून में यही बाढ़ का कारण बन जाती हैं। इस साल जमकर बारिश होने से तमाम नदियां उफान पर हैं। ज्यादा पानी होने की वजह से ज्यादातर बांध खोल दिए गए और इसी वजह से पंजाब के सभी जिले इस वक्त बाढ़ में डूबे हुए हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट बाढ़ की वजह खराब प्रबंधन भी मानते हैं। पंजाब में बांधों के अच्छे प्रबंधन की लगातार मांग होती रही है, लेकिन फिर भी अभी यह पंजाब में एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी साल 26 अगस्त को थीन बांध से पानी छोड़ा गया था और तो माधोपुर बैराज के 2 गेट टूट जाने से रावी में बाढ़ आ गई थी। सरकार की योजनाओं को धरातल तक नहीं पहुंच पा रही एक बात, और अधिकारियों में बेहतर तालमेल ना होना भी एक्सपर्ट्स कहते हैं बाढ़ का कारण है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पंजाब के मंत्री और सोनू सूद। और टोटल यहाँ पे लगभग 40 गांव थे जो अफेक्ट हुए हैं, बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उन 40 गांव के अंदर सभी के अंदर पशु का जो फीड होती है, पशु की फीड का पहुंचाना, और वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो दोनों तरह की मेडिकल फॉर मतलब कि ह्यूमंस, इंसानों के लिए भी हमने वहां पे मेडिकल फैसिलिटी का इंतजाम किया, प्लस जानवरों के लिए जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनका भी हमने इंतजाम किया। मुझे लगता है सब लोग आगे आ ही रहे हैं, बट फिर भी और बहुत सारे हाथ चाहिए जुड़ने के लिए ताकि पंजाब को जल्द से जल्द खड़ा किया जाए। मुश्किल ज़रूर है, लेकिन पंजाब ही वापस खड़ा हो ही जाएगा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राशन वगैरह तो सबके पास पहुंच गया है, लेकिन उसके अलावा जो उनकी जो मुश्किलें हैं, लाइवलीहुड्स जो हैं, उसको वापस हमें रिटेन करना है, ताकि जो उनकी तकलीफ़ें थी, कहीं के जिनके अनाज ख़त्म हो गए हैं या आगे उन्हें पता नहीं है कैसे चलाना है, तो उनको वो सब चीज़ें वापस मुहैया करवानी है। तो सोनू सूद को आप सुन रहे थे। ऐसे मौकों पर सोनू सूद आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। कोरोना के वक्त भी आपने देखा है। अब आइए आपको लिए चलता हूं हिमाचल में भी मैंने आपको दिखाया किस तरह हिमाचल में पहले बादल भी फट चुका है और ये आप देख रहे हैं लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, चिनूक लगाया गया है। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शख्स बह गया है पानी में, धार की तस्वीर आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये देखिए बिजली गिरी है और उस वक्त कैमरे में कैद हुई बिजली कड़की आसमान में। ये मथुरा की तस्वीर आप देख रहे हैं। लगातार बारिश के बाद ये मथुरा का हाल है। यूपी में जो जिले प्रभावित हैं उनमें मथुरा भी शामिल है। और आइए अब आपको बताऊं, बाढ़ जिन जिलों में आई है, जिन राज्यों में आई है, बाढ़ का पानी जब चला जाएगा तब बीमारियों का खतरा शुरू होगा। कौन सी बीमारी है जो इस बात हो सकती है और कैसे होती हैं बीमारियां? बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का डेंजर है। सबसे पहले डेंगू एक मच्छर काटने से होने वाला रोग है और इसका मच्छर साफ और स्थिर पानी में पनपता है। जी मितलाना, उल्टी, डेंगू के लक्षण होते हैं और समय पर इलाज ना होने से डेंगू जान भी ले सकता है। इसके अलावा चिकनगुनिया का खतरा है। चिकनगुनिया भी मच्छरों से होने वाली बीमारी है। मच्छर चिकनगुनिया वायरस को खून में पहुंचा देता है और इसमें
शरीर में दर्द, जोड़ों में सूजन की समस्या होती है, इलाज ना मिले तो चिकनगुनिया भी जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा मलेरिया भी मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी है और इस बीमारी का मच्छर स्थिर पानी में पनपता है। सेरन के साथ बुखार, उल्टी, डायरिया लक्षण होते हैं इसके। इलाज ना मिलने पर यह भी घातक हो सकता है। साथ ही टाइफाइड की बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है। इसका बैक्टीरिया खराब पानी में पनपता है जो कि पानी या खाने के माध्यम से पेट में घुसता है और फिर पेट में आंतों को संक्रमित कर देता है। तेज बुखार, ठंड, स्किन पर दाने इसके लक्षण होते हैं और ज्यादा समय तक बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। सुनिए जरा डॉक्टर को, जिन इलाकों में बाढ़ आई हुई है वो ध्यान से सुने, डॉक्टर क्या कह रहे हैं। वाटरबॉर्न डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। वाटरबॉर्न डिजीज में जैसे कि टाइफाइड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जॉइंडिस के केसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, हेपेटाइटिस ए होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, जीआई से रिलेटेड, पेट से संबंधित कई तरह के इंफेक्शन जिसमें कई तरह के कॉमन सिम्टम जैसे डायरिया होना, वॉमिटिंग होना। इसके साथ साथ स्टेगनेंट वाटर रहता है, पानी खट्टा रहता है, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज भी साथ के साथ बढ़ जाती है जिसके अंदर मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू इसके केसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डॉक्टर का कहना है पानी को इकट्ठा ना होने दें, यही सावधानी बरती जा सकती है। आइए और अब बारी है लाइफ के फंडे की। आपको बताऊं क्या है लाइफ का फंडा में खास। दुनिया में नाकाम हुए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें यह बात नहीं पता होती कि जब उन्होंने हार मान ली थी तब वो कामयाबी के कितने नजदीक और करीब थे। कामयाबी का यह फंडा दिया है मशहूर वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन ने। आपको बताऊं कि एडिसन ने अपनी जिंदगी में बल्ब बनाने के लिए 1000 बार कोशिश की थी, 2000 से ज्यादा अलग अलग सामान इस्तेमाल किए, 2 साल तक लगातार प्रयोग करते रहे, लेकिन एडिसन को कोई कामयाबी नहीं मिली। फिर भी वो मायूस नहीं हुए और ना ही रुके न थके। साल 1880 में वो दुनिया को रोशनी देने वाला आविष्कार करके ही माने। एडिसन ने बाद में कहा, मैं नाकाम नहीं हुआ, मैंने तो बस 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करेंगे। दुनिया को रोशनी देने वाले एडिसन ने लाइफ का बड़ा फंडा दिया। हजारों बार नाकामी आपकी हार नहीं है बल्कि कामयाबी की तरफ ले जाने वाली सीढ़ी है। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए जिंदगी में। बहरहाल फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।